नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी पिछले वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आपको पढ़ने में सहायता भी मिल रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पार्ट 7 सुनो किशोरी जो कि आशा व्योरा जी ने लिखा है, आइए हम उसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आशा व्योरा जी का विचार है कि किशोर अवस्था जिंदगी की पहली पाठशाला है। जिंदगी न कांटों का ताज है न फूलों की सेज, वह एक समझौता है, उम्र भर की पाठशाला है। वह एक युद्ध भूमि भी है जहां जंग जीतने के लिए रोज रोज कवायद करते सैनिक की तरह तैयार रहना होता है और वक्त पर हथियार भी संभालने होते हैं। यही नहीं, शत्रु के किसी भी संभावित आक्रमण का सामना करने के लिए चौकन्ना व मुस्तैद भी रहना होता है। किशोर उम्र लड़के लड़कियां न बड़ों में है और न छोटों में। छोटे बच्चों के साथ खेलें तो डांट पड़े, बड़ों के बीच बैठकर उनकी बात सुने तो उन्हें वहां से डांटकर उठा दिया जाता है। बेचारे किशोर समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए प्रायः अपने भीतर उलझकर रह जाते हैं और अपने में ही खोए खोए से नजर आते हैं, कभी गुमसुम तो कभी गुस्से से फट पड़ने वाले तेवर। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक भावुक, अधिक कल्पनाशील और अधिक सृजनशील होती हैं। इस नाजुक उम्र में उन्हें कच्ची भावुकता से उभारने के लिए, उनकी कल्पना को साकार करने के लिए, उन्हें अनगढ़ सृजन की अभिव्यक्ति की राह देने के लिए उन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। दूसरी ओर ऊर्जा, उत्साह, उतावली से भरे उनके भाव विह्वल मन में सपनों के अरमानों जैसा सागर उमड़ता है। आशा व्योरा जी किशोरियों को यही कहती हैं। उनका मानना है कि माताएं अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सके और किशोरी अपने भावी जीवन की समुचित तैयारी के लिए वो ये सुनो किशोरी बहुत ध्यान से पढ़े। इसे लिखने के पीछे इनका उद्देश्य ये था कि यह पुस्तक वो जब लिख रही थी तो उस समय उन्होंने इस प्रक्रिया पर बहुत विशेष ध्यान में रखा कि मन में उठती एक लहर को गिना है। उन्होंने ये देखा है कि और जांचा परखा है कि किन प्रश्नों से किशोरी लड़कियां घिरी होती हैं, किन उलझनों में उलझी होती हैं। उम्र के पड़ाव में वे बहुत सारे परिवर्तन अपने शरीर में देखते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावात्मक हो। मानसिक सामाजिक भय के इसी उलझन की उपज है। कहती है कि उम्र में ये उलझन स्वाभाविक है। ऐसा समय जबकि किशोरी बचपन को लांघकर अल्हड़ किशोरी और किशोरियों से सलोनी तरुणी बन रही हो। कहती है कि तुम्हारे भीतर ये परिवर्तन पहले की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से हो रही है, तेजी से हो रही है। इन शारीरिक परिवर्तनों से तुम इस समय भयभीत हो। मानसिक जैसी सहज प्राकृतिक बात से तुम्हें आघात भी पहुंचता है। अपने वृक्ष के उठान को लेकर तुम शर्मिंदा भी होती हो, इसीलिए उसे किसी तरह ढांप कर छिपा लेना चाहती हो। ये परिवर्तन तुम्हारे मन की दुनिया बदल रहे हैं। कभी तुम एकाएक प्रसन्न से खिल उठती हो तो कभी एकाएक आक्रोश से भरकर नाराज होने लगती हो। अपने भीतर की ऊर्जा से उत्तेजित होकर कभी तुम सब कुछ बदल डालना चाहती हो तो फिर स्वयं को इसमें असमर्थ पाकर घर के हर सदस्य के हर काम में मीन मेख निकालने लगती हो। कभी जोश से भरकर खूब काम करती हो, कभी सब कुछ छोड़कर सुस्त पड़ी रहना चाहती हो। अपने इन्हीं व्यवहारों का अर्थ जब तुम्हारी समझ में नहीं आता तो तुम खींच और बढ़ जाती हो। इस घर में कोई भी मुझे नहीं समझता या फिर भयभीत हो, तुम गुमसुम रहने लगती हो। कहती हैं कि तुम मानोगी नहीं, एकदम ऐसे ही नहीं, किसी से मिलती जुलती स्थिति में इस समय तुम्हारे मन में अवश्य होती है।
कह रही हैं कि मैं हैरान हूँ, तुम्हारे मन को मैं कैसे पढ़ूं। किशोरियों से कहती हैं कि सुनो, तुम्हारे लिए यह जो मैंने सुनो किशोरी पत्र लिखा है, ये तुम्हारी उम्र की लड़कियों के हजारों पत्रों से गुजरी हूँ। पाठ की समस्याओं के स्तंभ लेखिका के नाते तुम्हारी उम्र की समस्याओं को गहराई से परिचित हूँ। इसीलिए इस सुनो किशोरी पत्र के माध्यम से तुम्हारे मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के मैंने ईमानदारी से जवाब उत्तर देने का प्रयास जरूर करूंगी। उम्र पर तुम्हारा वश नहीं है, तुम्हारे मन पर तुम्हारा अधिकार भी नहीं है। अपनी समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जानकारी ना होना तुम्हारा दोष नहीं है। हमारे समाज में किशोरियों को यह आवश्यक जानकारी ना तो घरों से मिलती है और ना स्कूलों से। शर्म और मर्यादा के कारण तुम अपनी समस्याओं पर अपनी माँ तक से खुलकर बात नहीं कर पाती। अपनी सहेलियों से तुम्हें जो अधूरी व अधकचरी जानकारी मिलती है, उससे तुम्हारी उलझन सुलझाने के बजाय और ही बढ़ती जाती है। प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भरी इस उम्र में तुम्हारी तलाश एक ऐसे सच्चे मित्र से हो सकती है जो तुम्हारे मन का समाधान और दिशा दे। तुम्हारे लिए यह जो मैंने पत्र लिखने का प्रयास किया है, एक किशोरी जब अपनी माँ से आमने सामने प्रश्न कर समाधान पाने की हिम्मत नहीं जुटा सकती, अधिकतर माएँ भी जब अपनी इस जिम्मेदारी को गंभीरता से वहन नहीं करती, तब एक समझदार माँ द्वारा घर से बाहर हॉस्टल में रहने वाली अपनी किशोरी बेटी को लिखे इन दोस्ताना पत्रों से तुम्हें इन सब प्रश्नों के उपहार मिलेंगे जो तुम्हें परेशान किए रहते हैं। तुम्हारे भावी जीवन की बुनियादी में यह सुनो किशोरी पत्र उलझी या सुलझी या उजली मजबूत ईंटें लगा सके, यही आशा व्यवरा जी का प्रयत्न रहा है। तो आइए हम सबसे पहले आशा व्यवरा जी के जीवन परिचय को देख लेते हैं और फिर हम सुनो किशोरी पत्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आइए आशा व्यवरा जी का जीवन परिचय हम देख लेते हैं। आपका जन्म अविभाजित हिंदुस्तान के जिला झेलम के तहसील चकवाल स्थित में ननिहाल के ग्राम दुलाहा में 7 अप्रैल 1921 को हुआ। आपका वास्तविक नाम शकुंतला। शिक्षा शकुंतला का बचपन ग्वालियर रियासत के सामंती माहौल में बीता, किंतु विवाह के बाद आशा रानी का शेष जीवन संघर्ष में रहा। साधना की भट्टी में निरंतर तपता रहा। विवाह के पूर्व मिडिल तक की शिक्षा स्कूल से प्राप्त की। शेष शिक्षा यदाकदा प्राइवेट परीक्षाएं देकर पूरी की। हिंदी प्रभाकर के बाद उन्होंने समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर MA किया और कला शिल्प की औपचारिक शिक्षा ग्रहण की। लेखन प्रारंभ, इन्होंने कब लेखन प्रारंभ किया, हम ये देख लेते हैं। आपका लेखन प्रारंभ 1946 से हिंदी मिलाप लाहौर, सरस्वती प्रयाग जैसी विभिन्न पत्रिकाओं में लिखती रहीं, किंतु पहली बार उन्हें 1964 में दिल्ली से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका सरिता के संपादकीय विभाग में कार्य करने का अवसर मिला। सरिता बहुत ही विख्यात मैगजीन, विख्यात पत्रिका है। उसके बाद धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान व कादम्बनी जैसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से लेकर हिंदुस्तान, हिंदी दैनिक, दैनिक जागरण, स्वदेश, पंजाबी केसरी, अमर उजाला सरीखे समाचार पत्रों में उनके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे। साहित्य के साथ समाज सेवा आपका जीवन आरंभिक दौर से ही वे समाज सेवा से जुड़ गए। उन्होंने नारी शिक्षा समिति 1946 पंजाब, महिला शिल्प कला केंद्र 1947 ग्वालियर, आशा कला केंद्र मऊ मध्य प्रदेश तथा सूर्या संस्थान जो कि ये चलाती थी और वहाँ पर काफ़ी सामाजिक रूप से कार्यरत भी थी, जैसी सामाजिक संस्थाओं की न केवल स्थापना की अपितु उनका कुशल संचालन भी करती रही। इन्हें प्रधानमंत्री, इन्हें राष्ट्रपति की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। आइए आपका रचना देख लेते हैं। आशा रानी व्यवरा जी की रचनाएं। भारत की प्रथम महिला, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, क्रांतिकारी किशोरी और स्थापित सेनानी, लेखक, पत्रकार। इस पे इन्होंने बहुत सारे संग्रह 6-7 संग्रह करके निकाले हुए हैं। देख लेते हैं कि
आशा रानी व्यवरा जी को प्रमुख सम्मान क्या मिला हुआ है? रचना पुरस्कार कलकत्ता 1985 में मिला। अंबिका प्रसाद दिव्य पुरस्कार भोपाल में 1987 को मिला। कृति पुरस्कार हिंदी अकादमी दिल्ली 1987 में मिला। साहित्य भूषण उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ 1992। फिल्म आलेख प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली 1992। साहित्य वाचस्पति सर्वोच्च मानद उपाधि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1994। गणेश विद्यार्थी पुरस्कार मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार 1998। साहित्य सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली 1999। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार 2000। अवंतीबाई पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ 2003। इतना इनके सम्मानों की सूचियां हैं। 21 दिसंबर 2009 आपकी मृत्यु हो गई। 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की, जीवन की अंतिम सांस तक वह निरंतर लिखती रहीं। 88 वर्ष की आयु में उनका निधन नई दिल्ली में अपने बेटे डॉक्टर शशि व्यवरा के घर पर हुआ। आशा रानी को अपने जीवन काल में कई पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट बनाकर नोएडा स्थित सूर्या संस्थान जिससे वो जुड़ी थी उनको दान कर दी। तो ऐसे प्रतिभाशाली महिला को देखना और उनके द्वारा रचित सुनो किशोरी पत्र को पढ़ना हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य होगा। तो आइए हम विधा परिचय देख लेते हैं। अनेक साहित्यकारों महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मक को स्पर्श करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्यिक और कलात्मक दो पक्षों का प्रयोग पत्र में किस प्रकार से किया जाता है ये हमें पढ़ने और देखने को जरूर मिलेगा। आइए पाठ परिचय देख लेते हैं। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मितव्रत उन्हें उचित अनुचित करनी अकरनी का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे हैं, मूल्यों संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकार करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज बदल रहा है तो सोच बदलने की भी ज़रूरत है और सोच बदलने के लिए ज़रूरी है कि मनुष्यों को समझा जाए, उसके विचारों को समझा जाए, उसके भाव को समझा जाए, जो कि आने वाली नई पीढ़ी को एक सही मार्गदर्शन दिया जा सके और जीवन सौंदर्य जो नष्ट हो रहा है वो बहुत अच्छी तरह से उन्हें समझाया जा सके। तो चलिए अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब आप अपने समक्ष परिच्छेद स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं ये पहले पीपीटी का पूरा पढ़ लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको संक्षिप्त रूप से जानकारी दे देती हूँ कि लेखिका इस परिच्छेद में जो दिया गया है उसमें क्या बताने का प्रयत्न कर रही हैं। तो आइए मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा।
मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है, आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर। धरती के बहुत ऊंचाई फैलने पर इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहिए, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। इसीलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा ना हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने छत विछत हो जाए। छत विछत यानी बिखर जाना। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है। अच्छी परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे ज़रूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को हिंदी में ढालना। अब मैं आपको संक्षिप्त रूप से समझाती हूँ कि लेखिका ने क्या बताया है। लेखिका आशा रानी जी कहती हैं, अपनी बेटी से सुगंधा से कहती हैं कि तुमने दो तरफे की बात की है, दो अधिकार की बात की है और इस अधिकार को तुमने खुलकर कहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब तक तुम अपने बातों को, जीवन की सच्चाई, जीवन की वास्तविकता को मुझसे कहोगी नहीं, तब तक कोई राह कैसे निकलेगा। और इन बातों को करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को करने के लिए कोई संकोच नहीं करना चाहिए। किस बात का संकोच करना है, इस पर तुम विशेष ध्यान न दो। बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पैरों में पंख लगे और वो पंख ऊंची उड़ान भरे, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखना कि नीचे धरती भी है। कहती है कि आज जो मूल्य है, जो खंडों खंडों में बिखर रहे हैं, तुम समझदार हो, तुम इस बात को समझना ज़रूर। कहती कि धरती जो है वो तुम्हारा आधार है, क्योंकि ये जो परिवेश, संस्कार और संस्कृतियां हैं, ये सब तुम्हें बचा कर रखनी है। संस्कृतियों को तोड़ना ये सही नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छी परंपराओं को मानना ये बिल्कुल सही है। कहती है कि परंपरा और रूढ़ी का अर्थ तुम बहुत अच्छी तरह से समझती हो ना। अगर इसे तुम नहीं समझती हो तो अपने कॉलेज के पुस्तकालय या लाइब्रेरी में जाकर तुम बुक लो और उसे बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारा व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। तुम्हें इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय लड़कियों को संस्कृति, परंपरा, ये सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। कहती हैं कि वक्त बदल रहा है, मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। नए मूल्य बदल रहे हैं, मैं ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ आवश्यक है पहचान शब्द। पहचान शब्द पर विशेष ध्यान रखो। बिना सोचे समझे, बिना विचारे कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जिससे हानि तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। कहती कि पश्चिमी दुनिया का मूल्य यानी वेस्टर्न कल्चर हम कह सकते हैं, कहती है कि इसके नए मूल्यों का पर्याय नहीं हो सकता। कहती है बहुत सारे पुराने मूल्य जो हैं वो टूट फूट गए हैं,
उसको मैं ये नहीं कहती हूँ कि पुराने मूल्य जो है वो पूरी तरह से बिखर जाए, लेकिन नए मूल्यों को अपनाने के पहले उस पर विचार करो। कहती हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को हिंदी में ढालना ये आवश्यक ज़रूर हो जाता है। तो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है, अब हम आगे के परिच्छेद में पढ़ेंगे और उसे भी मैं आपको संक्षिप्त रूप से समझाऊंगी। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता चलता है। इसीलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरकस जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज तक नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरहरा कर गिरेंगे ही। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे तो पौधे फलीभूत नहीं होंगे, तो जल्दी झड़ जाएंगे। वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत समय इसे संबंधित साहित्य पढ़ना। इसीलिए यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए ज़रूरी है, जिससे वह अपनी धरती अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। यह तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए है कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है। एक रचना को ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर वह केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहे उधार के लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पे टिकाना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। लेखिका ये कह रही हैं कि समय के साथ अपना अर्थ खो रहे हैं। वर्तमान मूल्यों की जो प्रगतिशील हो रही है, हम उसे अपना रहे हैं और समाज को हम पीछे ले जाने वाली जो पुरानी रूढ़ी नीतियां हैं, जो समय के साथ कोई मूल्य नहीं रखती है, हम उसे पीछे छोड़ रहे हैं। कह रही है कि नए मूल्यों को जो निरंतर जो धाराएं जोड़ रही हैं, वो परंपरा आगे चलती जा रही हैं, लेकिन जो पुरानी परंपराएं हैं वो स्थिर हो गई हैं, वो रुक रही हैं क्योंकि वो बढ़ नहीं सकती। कहती हैं कि दोनों में यही अंतर है कि रूढ़ी जो होता है वो स्थिर होता है, वो चल ही नहीं सकता, लेकिन परंपरा जो है वो गतिशील होती है, वो आगे चलती रहती है। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी परंपरा को निभाती है, वही अपनी बेटी को भी समझाना चाहती है। कहती है कि जो सड़ी गली पुरानी रूढ़ियां हैं उसे एक किनारे फेंक दो, लेकिन इस बात पर विशेष ध्यान में रखो कि क्या वो पुरानी रूढ़ियां जो हैं उन्हें समेटना चाहिए, जो उपयोगी चीज़ है उसे समेट लो। कहती है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि टूटे फूले मूल्यों को नहीं जोड़ना चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उन मूल्यों को सहेज कर रखना है, तो कहती हैं उसे गिरने ना दो, क्योंकि अगर तुम उस मूल्य को समझोगी नहीं तो आगे जब तुम संभल नहीं पाओगी तो उन मूल्यों को ध्यान रखोगी। कह रही है पश्चिमी परंपराओं को अपनाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारी धरती के एकदम अनुकूल, एकदम पक्ष में है। क्योंकि जैसे जैसे समाज बदलेगा, मनुष्य के विचार भी बदलेंगे, ये स्वाभाविक बात है। एक उदाहरण देकर समझाती हैं कि जैसे
पौधा है वो बार बार उसे उगाया नहीं जा सकता। जब वो उगेंगे तभी तो उस पौधे में से फल आएंगे, फूल आएंगे, और अगर वो एक बार झड़ गया तो वो जल्दी से पुनः फलीभूत नहीं हो सकता है। तो कहती है फिर ऐसे फल हमारे लिए किस काम के हैं। तो इस बात पर तुम्हें विशेष ध्यान देना है। कहती है मुझे लगता है कि पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो गया, यानी मैंने जो तुम्हें समझाने का मैं प्रयत्न कर रही हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा है। इसीलिए अपनी संस्कृति और परंपरा को सबसे पहले फुर्सत में बहुत ठीक तरीके से समझो, साहित्यिक ज्ञान को पढ़ो, क्योंकि वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। कहती है कि भारतीय लड़की होने के नाते तुम्हें ये बहुत ज़रूरी है कि अपने इस धरती के जड़ों को पहचान लो। यही तुम्हारी सहेली के संदर्भ में भी मैं कह रही हूँ कि इस सीमा रेखा को वो नहीं समझ पा रही है। केवल ये रचना ही नहीं, रचना का संघर्ष ही नहीं है, बल्कि ये पुरानी पीढ़ियों का संघर्ष है। कहती है कि नई पीढ़ियाँ पुरानी पीढ़ियों को काट कर फेंक देना चाहती है, नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को अपनाना चाहती है और उसे ही जानना चाहती है, उसे ही समझना चाहती है। उधार लिए मूल्यों से काम नहीं चलता है बेटा। नए मूल्यों का निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। कहती है कि अपनी सहेली को समझाओ, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो सबसे पहले इस धरती पे टिकने के लिए ज्ञान विज्ञान होना, उसकी जानकारी होना जरूरी है। कहती हैं कि अपनी सीमाओं को, अपने सामर्थ्य को, अपने चलने पगडंडी यानी राह पर चलना कैसा है उसे सीख लो, क्योंकि अगर एक बार उस पगडंडी से गिर जाओगी तो तुम्हें रास्ता तक दिखाई नहीं देगा, और अगर एक बार उस पगडंडी को पहचान लोगी तो तुम्हें रास्ता और पगडंडियां चौड़ी नजर आएंगी और वो तुम्हारे सामने परत दर परत खुलती तक चली जाएंगी। तुम अपनी सहेली रचना को ये समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। कोई छोटी सी क्रांति हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे, इसीलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में ये संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। यह उग्र ही टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझ के वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में के निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखे, एक दूसरे को राह का रोड़ा नहीं प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई ऐसी ही है कमियां गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली, तो वे एक दूसरे को उन समस्त चर्चियों कर्मियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। मेरी राय में रचना को तो उसके दोस्तों तक जब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसा कथित क्रांति का असफल इतनी जल्दबाजी में हो तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। मैं समझती हूँ कि रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी।
पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी। बिगड़ जरूर सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो। शब्दार्थ मैंने नीचे दे दिए हैं। जो भी कठिन शब्द है आपको उसका अर्थ दिया गया है तो समझने में बड़ी आसानी होगी। अब मैं संक्षिप्त रूप से बताती हूँ कि इस परिच्छेद में लेखिका आपको क्या समझाने का प्रयत्न कर रही हैं। लेखिका कहती है कि तुम अपनी सहेली रचना को समझाओ। क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना कोई आसान बात नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि वो तुम्हारी बातों का बुरा मानकर तुमसे अलग थलग रहने लगेगी, लेकिन तुम अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से उसे समझाओ। ये उसका दोष नहीं है, ये उसके उम्र का दोष है, क्योंकि जिस परिवेश में रहती है उसे एक झटके में वो बदल देना चाहती है, या शायद उसे वो संस्कार ही नहीं दिए, इसी कारण वो उग्र बन गई है। तो तुम बड़ी ही समझदारी से उसे समझाओ, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाओ, उसे ये समझाओ कि कॉलेज का ये जो समय होता है वो मित्रों के साथ रहकर एक दूसरे को जांचा परखा जा सकता है। उसकी राह में रोड़ा बाधा ना डालो, उसकी तुम ताकत बनो, उसे प्रेरणा दो, उसे आगे बढ़ने का सुझाव दो, उसकी कमियों गलतियों को दोस्त बनकर समझाओ, दोस्त बनकर सुधारो, ना कि तुम उसे कड़ाई से करो या तुम खुद उससे अलग थलग रहने लगो। कहती हैं कि मैं ये मानती हूँ और मेरी ये राय है कि रचना जैसे बहुत से दोस्त होंगे, तुम्हें धैर्य से इसकी प्रतीक्षा करनी होगी। इस बीच तुम पूरे जतन के साथ में स्वयं को तैयार करो, क्योंकि बिना तैयारी के उसे समझाओ। जल्दबाजी करना सही नहीं है। शादी का निर्णय लेना जल्दबाजी में बेवकूफ़ी कही जाएगी। हाँ, क्रांति एक समय के लिए सही है, लेकिन अगर उस क्रांति में असफल हो जाओगी तो तुम्हें ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी का अहम फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। कहती है कि मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खता क्रांति पे, उसकी सहायता न करने पे तुम्हारा निर्णय सही है, पर मैं ये चाहती हूँ कि वो तुम्हारी प्यारी सहेली है। तुम उसके हित अहित, उसका अच्छा बुरा तुम सब समझो, उसमें हस्तक्षेप करो। वो कभी कभी तुमसे उखड़ जाएगी, बात बिगड़ भी सकती है, लेकिन मुझे ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि तुम उस बात को बहुत अच्छी तरह से संभाल लोगी। परिच्छेद को निरंतर जारी रखते हुए आगे मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे, इसीलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात करनी होगी। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके परिवेश का है, जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा तो उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। मैंने यहाँ पर मुहावरों के अर्थ दे दिए हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कन्नी काटना, निकल जाना, सिर से पानी गुजरना, सहनशीलता खत्म होना। इस अल्लड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेले पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावनाएं और बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है।
एक अच्छी सहेली होने के नाते तुम उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो उसे भी कहो वो अपनी माँ को पत्र लिखे, अपने घर के भाई बहन की बातों में रुचि ले। लेखिका इस परिच्छेद में समझाती है कि देखो वो तुम्हारी बातों को समझेगी नहीं, वो अगर तुम इसे समझाने जाओगी तो वो तुमसे अलग थलग रहेगी। लेकिन ये दोष रचना का नहीं है, ये दोष इस उम्र का है, क्योंकि इस उम्र में अक्सर किशोरी लड़कियां किसी लड़के के बहकावे में आकर वो मीठी मीठी बातें करते हैं तो उस बातों में वो कच्ची रोमानियों में उस भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती हैं और फिर पछताने लगती हैं। परंतु ये अल्हड़ सी उम्र, ये कच्ची सी उम्र जो है, लड़की अगर अपने परिवार के देख रेख में नहीं रहती है, वो आज़ादी से अपने आप को मुक्त पाती है तो उस समय उसके पैर फिसलने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। अकेली लड़की जैसे ही लड़के के संपर्क में आती है वो उसे अपना सब कुछ मान बैठती है और इस समय उसके बहकने की क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने परिवार से वो काटने लगती है और शायद रचना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेखिका कहती है कि तुम बड़ी ही सावधानी से इस विषय पे कार्य करो, क्योंकि मुझे पता है कि ये कार्य करने में तुम्हारी दोस्ती में दरार भी आ सकती है, लेकिन तुम एक अच्छी सहेली, एक अच्छी सहपाठी होने के नाते उसके परिवार की पृष्ठभूमि, उसकी भूमिका को पहचानो। अगर तुम्हें लगे कि वो अपने परिवार से कटी है तो उस टूटी हुई कड़ी को तुम जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो वैसे ही उसे समझाओ कि वो भी अपनी माँ को पत्र लिखे, अपने भाई बहनों को जो भी उसके घर में है उसे बात करने में रुचि ले। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य ना हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देश ले। यह भी संभव ना हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती। निजात यानी मुक्त। नहीं तो तुम तो हो ही। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तभी भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। एक शुभ चिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उसे कोई गलत कदम सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वो और भी टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पे तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त तथा प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उसे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अड़ीग रहता है तो दोनों को पढ़ाई के अंत परीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती है। लेखिका कहती है कि अपनी सहेली से इस विषय में खुलकर बात करो। या तो उससे ये कहो कि अपनी बड़ी भाभी या बहन को अपना राजदार बना लो, उससे अपनी बातों को बताओ, समझाओ। कहती तुम उसके मूड को देखो, उसके मन स्थिति को समझो, उसके मन को टटोलो, उसे प्यार से समझाओ। एक शुभ चिंतक सहेली होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसे विश्वास में लो, क्योंकि मुझे पता है वो तुम पर विश्वास नहीं करेगी और वो गलत कदम भी उठा सकती है। अकेली पड़ के न जाने वो क्या कर बैठे, लेकिन तुम्हें उसे संभालना है। कहती जरूरत पड़े तो सहेली के प्यार अगर वो तुमको झिटकारे तो भी तुम उसे स्वीकार कर लो।
अगर जरूरी समझो तो सहेली के प्रेमी से बातचीत करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसका मंशा सही है तो उसे पढ़ने का निर्देश दो और पढ़ाई के उपरांत उन्हें ये भी परामर्श दो कि तुम शादी ब्याह कर सकते हो, लेकिन अभी एक अच्छे दोस्त बनो, अच्छे से अपने आप को जानो पहचानो। लेकिन लड़का जो है वो निर्दोष और निश्चल होना चाहिए, प्यार में सच्चा और अडिग रहना चाहिए। अगर तुम्हें थोड़ी भी गड़बड़ी नजर आती है तो तुम अपनी सहेली को उससे अवगत करवा दो, पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वो और भी टूट जाएगी। अकेली पढ़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। न उठाने का वादा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ ही जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है कि तुम्हारी सोच समझ की भी परीक्षा होगी। एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी दोगी ना? तुम्हारी माँ। सुनो किशोरी पत्र संग्रह से ये लिया गया है। लेखिका अपने अंतिम परिच्छेद में कहती हैं कि देखो, रचना के विषय में तुम्हें बड़ी गंभीरता से सोचना होगा। अगर लड़का सही नहीं हुआ और तुम उसके बारे में बताओगी तो वो तुम पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि तुम्हें बुरा मानना है। तुम अगर उसे उस हालात में छोड़ दोगी तो वो टूट जाएगी, अकेली पड़ जाएगी, कुछ गलत कदम उठा लेगी। तुम्हें उस कदम को रोकना है। तुम्हें अपने स्वयं पर धैर्य और संयम रखना है। तुम्हें अपने आप से वादा करना होगा, क्योंकि दूसरों की आग बुझाते बुझाते अक्सर लोग अपने ही आग को जला लेते हैं और ऐसे में अनहोनी जो है वो असंभव ही हो जाती है। इसीलिए कहती हैं कि तुम अपनी सोच समझ की तुम्हारी यहाँ परीक्षा होगी। तुम ये मत समझना कि तुम एक बेटी हो इसलिए मैं ये सलाह दे रही हूँ। अगर एक बेटा होता तो भी मैं उसे यही सलाह देती थी कि अपने मित्र का साथ किस प्रकार से तुम्हें देना है। कहती हैं कि मैं इस परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में मुझे जानकारी ये जरूर देना तुमने किस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया है। आइए अब हम स्वाध्याय देख लेते हैं। स्वाध्याय आकलन आपके समक्ष दिया है। संजाल पूर्ण कीजिए। धरती के साथ ये सभी आधार जुड़े होने चाहिए। आपके समक्ष संजाल में उत्तर दिए हैं तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, हमारी संस्कृति परंपरा का, हमारी सामर्थ्य का। कृति संपदा दिया गया है। शब्द युग्म को पाठ के आधार पर पूर्ण कीजिए। ये जो आपके समक्ष सुनो किशोरी पत्र दिया गया है इसके अंदर शब्द युग्म के आपको भरमार दिखाई देंगे। तो जितने हैं मैंने यहाँ पर लिखा है आदान प्रदान, कहने सुनने, छत पिछट, टूट फूट, जैसे तैसे और भी हैं। स्वाध्याय अगला देखिए। आकलन दिया है रूढ़ी और परंपरा। हमने पढ़ा है कि रूढ़ी स्थिर होती है, परंपरा निरंतर गतिशील है। रूढ़ी ऐसी रीति नीति है जो समय के साथ बहती और समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी है, लेकिन परंपरा धारा है जो उपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़कर उपयोगी मूल्यों के साथ आगे बढ़ती है। उत्तर लिखिए। सुगंधा पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई। उसका उत्तर है क्योंकि सुगंधा की पुत्री बेटी थी। पश्चिमी मूल्य हमारे किसी काम के नहीं होंगे। बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। शब्द संपदा दिया गया है। विरुद्धार्थी शब्द है निर्मल, मलिन, निर्माण, ध्वंस, धरती, आकाश, स्थिर, अस्थिर।
कृति अभिव्यक्ति दी गई है, पुरानी परंपराओं का त्याग करना ही उचित है। विषय पे अपना मत व्यक्त कीजिए। आप अपने समक्ष देख रहे हैं, उत्तर मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो आप देखकर लिख सकते हैं। स्वाध्याय दूसरा, आकलन। सुगंधा की सहेली को यह करना चाहिए और आपके समक्ष इसके उत्तर है। अपनी माँ को पत्र लिखना, घर और भाई बहनों की बातों में रुचि लेना, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर चर्चा करना, बड़ी बहन या भाभी के निर्देश लेना। कृति 2, पश्चिमी मूल के संदर्भ में लेखिका कहती है, हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, चौके त्यों नहीं उगाए जा सकते, पौधे फलीभूत नहीं होंगे, जल्दी झड़ जाएंगे। उत्तर लिखिए। नए यानी कृति पूर्ण कीजिए के अंतर्गत आता है नए मूल्यों का निर्माण करना, नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पे टिकाना होगा। दोषी अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है। कृति शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखे। राघव पुल्लिंग, प्रेरणा स्त्रीलिंग, क्रांति स्त्रीलिंग, हस्तक्षेप पुल्लिंग। अभिव्यक्ति आपके समक्ष है। विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व, इस विषय पे अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आपके समक्ष उत्तर जो है प्रस्तुत किया गया है। दूसरा अभिव्यक्ति भी देख लीजिए। युवा पीढ़ी किस ओर, इस विषय पर अपना मत व्यक्त कीजिए। तो जो युवा पीढ़ी है आज किस ओर जा रही है, इस पर आपको अपने मत व्यक्त करने हैं। इसके भी उत्तर लिखकर दे दिए गए हैं, तो आप देखकर लिख सकते हैं। अगला भी देख लीजिए जो पाठ में दिया गया है। उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखो, इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। तो आपके समक्ष इसके भी उत्तर लिखकर दे दिए गए हैं। पाठ के आधार पर रूढ़ी परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। इसका भी उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसीलिए आपको मैं जो अभिव्यक्ति है और पाठ के उत्तर है वो मैं पढ़कर नहीं बता रही हूँ, तो आप वो देखकर लिख सकते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये भी आपके समक्ष जितने भी पाठ में मुहावरे थे उनके मैंने लिख दिए हैं और अर्थ भी दे दिए हैं, जो कि आपको पढ़ने में बड़ी आसानी हो सके। तो आप इसे भी देखकर अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। साहित्य संबंधित ज्ञान आपके समक्ष है। आशा रानी व्यवरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य, तो आपके समक्ष इसका उत्तर दिया गया है। आशा रानी व्यवरा जी के लेखन कार्य का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन में संघर्ष चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख उनके आदर्श प्रस्तुत करना। आशा रानी व्यवरा जी की रचनाएं भारत की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, क्रांतिकारी किशोरी और स्थापित सेनानी, लेखक, पत्रकार। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर, पाटुक कॉलेज से। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे ये पता चल जाता है कि मेरा वीडियो बनाना आपके लिए कितना सार्थक है और जो वीडियो बना रही हूँ क्या आपको वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे मोटिवेट ज़रूर करता है, मुझे प्रेरणा ज़रूर देता है। तो अब आपसे इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अलविदा लेती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।